हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका आज के रिटेल डिस्कशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। सुमित सर अवेलेबल नहीं थे तो उनकी जगह मैं आपके साथ ये सेशन अटेंड करूंगा। हम डिस्कस करेंगे एक रेलवेज के बारे में, जहां रेलवेज में किन बदलावों की जरूरत है। दूसरी, क्योंकि आज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे भी है, तो रिफ्यूजीज के ऊपर एक आर्टिकल है कि भारत में क्या बदलाव उसके लिए किए जाने चाहिए इन टर्म्स ऑफ लॉज और क्या अभी प्रोविजंस हैं। प्लस तिब्बतन्स के ऊपर एक आर्टिकल है कि जो तिब्बतन तिब्बत से इंडिया में आए थे उनके साथ क्या समस्याएं हैं। एंड फाइनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर एक आर्टिकल है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या और तरीका हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को रिस्ट्रक्चर करने का, नीट या आईआईटी जैसे एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो बात करेगा इंडियन रेलवेज के बारे में, जहां पिछले 2 डेकेड्स में जितने सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं ये उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जीएस पेपर 3 का जो इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक है उसमें रेलवेज के हिसाब से बहुत रेलेवेंट है, तो आपको चीज़ें पता होनी ही चाहिए। और चाहिए बात करते हैं इस डिस्कशन में कि क्या प्रॉब्लम रेलवेज के साथ रही है। सबसे पहले देखिए, इंडियन रेलवेज क्यों रेलेवेंट है, क्योंकि इंडियन रेलवेज बहुत चीप, ईजी और एक ऐसा माध्यम है जहां बहुत से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं विदाउट कॉजिंग अ लॉट ऑफ पोल्यूशन। क्योंकि ऑलरेडी इंडिया की इलेक्ट्रिकल जो रेलवे लाइंस है मोस्टली उनका इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। तो इंडियन रेलवेज के साथ दिक्कत क्या है कि वहाँ एक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं। रिसेंटली न्यूज़ में क्या है कि एक पैसेंजर ट्रेन को पीछे से एक फ्री ट्रेन ने धक्का मार दिया सिलीगुड़ी के पास जो वेस्ट बंगाल में है, और 9 लोगों की वहाँ पे जान चली गई और 40 लोग से भी ज़्यादा इंजर्ड हो गए। तो इस आर्टिकल में अगर हम देखें तो 1995 से देखा बताया गया कि इंडिया में 7 मेजर एक्सीडेंट्स हुए हैं। उनमें बालासोर जो हाल में उड़ीसा में हुआ था, उनमें 287 लोगों की जानें गई। उससे पहले सबसे बड़ा जो हुआ था वो 1995 का फिरोजाबाद का कोलिजन था। और ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछले 2 डेकेड्स में ऑलमोस्ट 1600 लोगों की जानें जा चुकी हैं। कंपेयर टू हिस्टोरिकल फिगर्स ये कम लग सकते हैं क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा लोगों की जानें जाती थी। पर क्या हमारे रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर में ये बदलाव हो गया है जिसकी वजह से थोड़े एक्सीडेंट्स कम हुए हैं? तो नहीं, वो इसलिए हो रहे हैं, कम हो रहे हैं क्योंकि जो पहले एक्सीडेंट्स होते थे मेनली वो क्रॉसिंग्स जो होती है वहाँ पे लोग क्रॉस करते थे, ट्रेन से टकरा जाते थे। अब क्योंकि मोस्टली सारी क्रॉसिंग्स को कवर कर दिया जा चुका है तो वहाँ से एक्सीडेंट्स कम हो गए हैं, पर रेलवे कोलिजन्स अभी भी लगातार एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये बात की गई है कि अभी तक रेलवे सिस्टम स्ट्रांग होने की बात को लेकर सब एग्री करते हैं, और इंडिया में रेलवेज को सुधारने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेलवेज की स्पीड को बढ़ाना, क्योंकि भारत की ट्रेनें बहुत कम स्पीड्स में चलती हैं। तो अराउंड 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड एटलीस्ट वहाँ पर होनी चाहिए। प्लस सेफ्टी मैकेनिज्म इंप्रूव करने होंगे, क्योंकि लगातार होने वाले एक्सीडेंट्स के बाद ट्रेन एक बहुत अनसेफ मीडियम बन गया है। तो सेफ्टी, स्पीड एंड सस्टेनेबिलिटी, कि वो सस्टेनेबल हो, लोग उनमें ट्रैवल कर पाएँ। अगर वो एयरपोर्ट्स के दामों पर आने लग जाएंगे, अगर वो फ्लाइट्स के दाम पे टिकट्स मिलेंगी तो वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा, तो लोग कभी भी उसमें बैठकर एयरलाइंस के बदले में क्यों ही कोई रेलवेज में बैठना प्रेफर करेगा। तो ये दिक्कतें लगातार रहती हैं। तो इसीलिए जो अभी रिक्वायरमेंट है इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि वो है इंडियन रेलवेज के पास जो मोनोपोली है। मोनोपोली इसलिए है कि भारतीय रेलवेज के अलावा कोई और कंपनी भारत की रेल लाइंस पे ट्रेन नहीं चला सकती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे हैव टू लुक एट द इश्यूज विच दे फेस, विच आर फेलियर टू रेज स्पीड, लाइन कैपेसिटी नहीं बढ़ी है, सेफ्टी नहीं बढ़ी है। और रेलवेज धीरे धीरे एक सेकेंडरी रोल में जाता जा रहा है। कैसे सेकेंडरी रोल में जाता जा रहा है कि अगर आप देखो तो कंसिस्टेंटली पिछले कुछ समय से ग्रोथ नहीं हुई है रेलवे पैसेंजर्स की। अगर हम डेटा पे आए तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो स्पीड है उसको लेकर गवर्नमेंट की एक मिशन रफ्तार लॉन्च हुई थी, जिसकी यही कोशिश थी कि रेलवेज की स्पीड को हम ऑलमोस्ट 9100 किलोमीटर्स की रेंज में जो स्पीड है उसको हम बढ़ाएंगे, और इसको ऑलमोस्ट हम 130 किलोमीटर पर आवर तक लेके चले जाएंगे, जो अभी 60-70 के आसपास है। जो लेवल क्रॉसिंग है उनको रिमूव कर देंगे, स्पीड रिस्ट्रिक्शन को हटाएंगे कई जगहों पर 730 लोकेशंस पर, और स्पीड जो टर्नआउट पे स्पीड है वो भी बढ़ाएगी। लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से कोई भी इंक्रीज अभी तक एवरेज स्पीड में नहीं हुई है, अगर हम मेल की बात करें, एक्सप्रेस की बात करें। ऑपरेशन रफ्तार के आने के बावजूद जहां कोशिश की गई थी कि 75 किलोमीटर पर आवर एटलीस्ट स्पीड की जाए, इन सब की वो नहीं हो पाए हैं। और इवन जो फ्री ट्रेन है उनकी जो एवरेज स्पीड है वो घट गई है। फ्री ट्रेन वो होती है जो मालगाड़ियाँ होती हैं। तो 20 सालों में एक तो जहां हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है कि भाई हमने ट्रेन को और बेहतर बना रहे हैं, लेकिन ना ही हमारी ट्रेन की एवरेज स्पीड बढ़ रही है, ना ही हमारी सेफ्टी में इंप्रूवमेंट आ रही है। तो जो कोशिश की गई बुलेट ट्रेन या फिर एक्स्ट्रा ट्रेन लाने की जो ज़्यादा तेज़ हो, हाई स्पीड ट्रेन लाने की, उनके साथ दिक्कत ये कि उस रेल लाइन पे वो चलेंगी नहीं जिस पर आपका नॉर्मल नॉर्मल रेल चलती है।
तो जो हमें एक्सटेंशन ऑफ लाइंस की ज़रूरत है वो नहीं हो पा रही है। सीएजी की रिपोर्ट में ये भी पता चलता है एक्सीडेंट्स लगातार बढ़े हैं, जो अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग हमने कम कर दी है, इसकी वजह से कुछ एक्सीडेंट्स कम हुए हैं, पर अपार्ट फ्रॉम दैट अभी भी ट्रेन कोलिजन लगातार होते ही जा रहे हैं। ऑपरेशन कवच का सिस्टम रेलवेज में लाया था कि कवच सिस्टम के तहत हम ऐसी सुविधा करेंगे कि 2 ट्रेन जैसे ही आस-पास आएँगी वो रुक जाएँगी। तो वो इतना महँगा है कि अभी तक रेलवेज उसको सारे के सारे ट्रैक्स तक पहुँचा ही नहीं पाई है। तो स्पीड और कैपेसिटी बॉटलनेक और सेफ्टी के कंसर्न सबसे बड़ी समस्या बन चुके हैं। कैपेसिटी बॉटलनेक्स का मतलब होता है अभी जो रेलवेज की जो कैपेसिटी है कि भाई अपने रेलवे लाइंस को बढ़ाएं, कैपेसिटी को बढ़ाएं, स्पीड को बढ़ाएं, वो नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह से वहाँ पर सेफ्टी और पंक्चुअलिटी का भी इशू है, जहाँ लोग घंटों ट्रेन का इंतजार करते रह जाते हैं और इसकी वजह से आप देखो तो लगातार रेलवेज पिछड़ती ही जा रही है। अगर आप देखें जो कॉस्टली प्रोजेक्ट्स हैं वो फाइनेंशियली वायबल शायद ना हो पाए, जैसे बुलेट ट्रेन्स की हम बात करें तो इतने एक्सपेंसिव होंगे कि शायद उन ट्रेन्स की वायबिलिटी क्वेश्चनेबल है और प्लस उससे जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है बाकी रेलवेज का उस पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। हमने फ्रीट को सॉल्व करने के लिए, फ्रीट एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है जिसके थ्रू रेलवेज पैसे कमाती है। देखिए भारतीय रेलवेज का मानना ये है और सच्चाई ये है कि जो पैसेंजर्स ट्रेन में ट्रैवल करते हैं उन पे रेलवेज को प्रॉफिट नहीं होता। तो रेलवेज प्रॉफिट कहाँ से कमाती है? वो प्रॉफिट कमाती है फ्री ट्रेन से, यानी जहाँ से वो माल लेके जाती है, जो मालगाड़ियाँ होती हैं वो पैसे कमाती हैं और उससे वो पैसेंजर्स को सब्सिडाइज करते हैं। तो इसलिए रेलवेज को कहा जाता है रेलवे क्रॉस सब्सिडाइजेशन का मॉडल सालों तक इख्तियार करती आई है। क्रॉस सब्सिडाइजेशन का मतलब वो अपने पैसेंजर्स की कम टिकटों में कम पैसों में टिकट देती थी और जो उनका फ्रीट मूवमेंट था वो बहुत महंगा था। इसकी वजह से हुआ ये कि धीरे धीरे जैसे जैसे रोड डेवलप होने स्टार्ट हुए, एयरफेयर्स थोड़ा कम होना स्टार्ट हुआ, फ्रीट के लिए ट्रेन का इस्तेमाल अब कुछ इंडस्ट्रीज कम करना स्टार्ट कर चुके हैं, इसलिए इसमें ग्रोथ नहीं दिखी गई। अब सोचिए इंडिया इतनी तेज़ी से डेवलप हुआ पिछले 20 सालों में, लेकिन फिर भी जो इंडिया की फ्रीट की डिमांड है रेलवे से वो उतनी की उतनी ही है ऑलमोस्ट, और पैसेंजर तो कम ही हो गए चढ़ने। तो ये दिखाता है कि कैसे अगर हम अपनी फ्रीट को यूज़ करेंगे, फ्रीट कॉरिडोर नहीं बनाएंगे, उसको और टाइम पे नहीं पहुंचाएंगे, उसको और सस्टेनेबल नहीं बनाएंगे, तो रेलवेज को वहाँ भी नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। 2012 से 2 डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनने स्टार्ट हुए थे और वो लगभग आधे से ज़्यादा बन भी चुके हैं और बुलेट ट्रेन्स की भी बात की जा चुकी है, लेकिन फिर भी जो मेन स्ट्रीम रेलवेज हैं उनको अभी तक जिन बदलावों की ज़रूरत है उनको देखने को नहीं मिली। वंदे भारत ट्रेन्स चली हैं जो लग्जरी और कॉस्मेटिक्स की बात ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू स्पीड, उसमें हाई स्पीड ट्रेन वाला कंपोनेंट है ही नहीं। और अगर मैं फिर से एक बार आपको बताऊं कि जब आप देखते हैं ना क्या ग्रोथ रही है रेलवेज की, तो वहाँ आप देखोगे कि 2010 और 12 से लेके आज तक जो आपका पैसेंजर ट्रैफिक है और फ्रीट है, या तो वो बराबर रहा है, उतना ही रहा है, या घट गया। आप सोचिए अगले इतने सालों में जो आपका लगभग 5 साल का पीरियड है, इसमें आपको उम्मीद होगी ट्रेन नेटवर्क ऑलरेडी बड़ा है, लोगों के पास पैसे ज़्यादा आए हैं तो ग्रोथ होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ है। जो हमारा पैसेंजर ट्रैफिक है वो 1995 बिलियन के आसपास हुआ करता था, वो अब घट के 914 बिलियन हो गया है और जो फ्लीट का है वो 682 से बस 739 बिलियन नेट टन किलोमीटर ही पहुंचा है। यानी इतनी ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप होने के बावजूद जो आपका रेलवेज है वो अभी तक लगभग उतना ही माल लेके जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक। यानी लोगों ने रोडवेज को प्रेफर किया और पैसेंजर भी नहीं बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये सस्टेनेबल नहीं रहा है। तो इन बदलावों में जब तक अपनी मेन स्ट्रीम रेलवेज में बदलाव नहीं करेंगे हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। और ये डेटा सीएजी का है और अभी तक ये पब्लिक भी नहीं हुआ है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिशन रफ्तार या कवच जैसी चीज़ों को जो स्पीड और सेफ्टी की बात करती है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। पंचुअलिटी, टाइमिंग, स्पीड और फ्रीट्स कॉरिडोर्स के ऊपर और ज़्यादा फोकस किया जाए, तभी जाकर हमारी रेलवेज की हालत सुधर सकती है। वरना हम लगातार ऐसे एक्सीडेंट्स होते देखेंगे जहाँ पर या तो मैन एरर, ह्यूमन एरर होता है, तभी जो सिग्नल है वो काम नहीं करते, इस वजह से एक्सीडेंट हुए थे बालासोर में। और इस बार भी कहा यह जा रहा है कि शायद सिग्नल्स की वजह से ही मे बी सिलीगुड़ी में एक्सीडेंट हुआ होगा। तो क्या गवर्नमेंट इसको टाइम टू टाइम चेक करती है? नहीं। तो ये सब एरियाज हैं जहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि रेलवेज अपने आप को रिव्यू करे, तभी जाकर एक सेफ, बेटर और प्रॉस्परस रेलवेज की ओर हम बढ़ पाएंगे। तो हमें जो चीज़ें यहाँ से पता लगी, पहला आप ध्यान रखिए क्या पता लगा कि भाई फ्रीट और प्लस पैसेंजर, इसकी ग्रोथ नहीं हुई है 5 से 10 सालों में, उतना ही रहा है। प्लस और मिशन रफ्तार क्या है, ठीक, प्लस जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको लाइन एक्सपेंशन करना ज़रूरी है, स्पीड बढ़ानी ज़रूरी है, आपको सेफ्टी बढ़ानी ज़रूरी है, कवच को आप पूरे इंडिया भर में आप अप्लाई करिए। तो ये सब चीज़ें हैं जिसका हम टेक अवे ले सकते हैं अपने आंसर्स के लिए। अगले आर्टिकल पे बात करते हैं और जो बात करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में। यहाँ ये बोला गया है कि जो भारत के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो लगभग जिन स्टूडेंट्स को जज करते हैं, जिनकी कैपेबिलिटीज़ को जज करते हैं, वो बिल्कुल गलत तरीके से जज करते हैं और वहाँ मेरिट तो है ही नहीं। इसके पीछे क्या लॉजिक दिया गया और इन्होंने ये भी बताया कि क्या और स्ट्रक्चर फॉलो किए जा सकते हैं।
तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में, जीएस पेपर 2 के लिए रेलेवेंट है ये। तो इस टॉपिक को पहले समझिए कि व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कोई भी एग्जाम आईआईटी नीट वगैरह का आप देते हैं तो उससे सिलेक्शन किया जाता है, पर क्या वो फेयर और रियल असेसमेंट है, यानी क्या उसमें एक स्टूडेंट के कैरेक्टर को, उसके टैलेंट को, उसकी कैपेसिटी को, उसकी कैपेबिलिटी को सही तरीके से मेजर किया जा रहा है, तो क्या हम वो बेस्ट स्टूडेंट्स मिलते हैं। तो इस आर्टिकल में राइटर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो बेस्ट स्टूडेंट्स को ही लेके आते हैं, बस एक स्मॉल सबसेट ऑफ द स्किल्स जो ज़रूरी है उनको ही लेके इसमें आया जाता है। और जो बेस्ट कहा जाता है वो हार्ड वर्किंग और फोकस को कहा जाता है, जो टेस्टिंग का मेथड यूज़ किया जाता है एग्जाम में उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। यहाँ ये बात की गई है कि भारत में जो एडमिशन्स होते हैं कॉलेजेस में, वो रैंक के हिसाब से होते हैं, जिनमें कुछ हज़ार बच्चे अंदर जाते हैं और लाखों बच्चे बाहर रह जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो रिजेक्ट हो गए उनके पास वर्थ नहीं थी कि उनको एडमिशन नहीं मिलना चाहिए, बट कहानी है कि कॉलेजेस में सीटें ही नहीं है, सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सीट मैनी स्टूडेंट्स आर लेफ्ट आउट। तो इस आर्टिकल में जो बात की गई है कि भाई क्या तरीका है, किस तरह आप उनको, जो स्टूडेंट्स हैं, सही तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने ये कहा है कि जो अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, हम समझते ही हैं कि इट आर दीज एग्जाम्स आर यूज टू सेलेक्ट स्टूडेंट्स, बट असल में ये एग्जाम सिलेक्शन के लिए नहीं है, वो एलिमिनेशन के लिए। कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, किस तरह बाकी स्टूडेंट्स को एलिमिनेट किया जाए ताकि हमारे पास इतने ही स्टूडेंट बचें जिनको हम सीटें दे पाएँ। तो टॉप रैंकर्स वहाँ आ जाते हैं। तो वहाँ ये बोलते हैं कि सीट्स काफ़ी नहीं हैं, और इन्होंने कहा कि हमें बदलाव की ज़रूरत है, कि हम एक नया सेट ऑफ क्राइटेरिया तय करें। ये एक एग्जाम्पल देते हैं कि रेदर देन जो टेस्टिंग अभी तक किया जाता है, जिसमें आप सिर्फ टेस्ट के हिसाब से उस पर्टिकुलर दिन एग्जाम में कौन कितने नंबर्स आ रहा है उसके हिसाब से किसी को सीट देते हो, वो गलत है। क्योंकि उसमें आप उसकी सोशल कैपेबिलिटी चेक नहीं कर रहे, उसका इंटरेस्ट चेक नहीं कर रहे, उस स्टूडेंट की क्या कह सकते हैं फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्रिएटिविटी है, ये आप चेक नहीं करते। तो बस ये होता है कि आप उस टेस्टिंग सिस्टम में कितने मॉक टेस्ट लगाकर मार्क्स ला सकते हो, उसके हिसाब से कितने उस गिवन डे पे अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो, उसके हिसाब से आपको टेस्ट दिया जाता है। तो ये गलत है। और दूसरा ये कहते हैं ये हाई स्टेक एग्जाम है, इतनी हाई स्टेक्स है कि बच्चे लाखों रुपए खर्च करते हैं कोचिंग्स में, इंस्टीट्यूशंस में और अलग अलग संस्थानों में, खुद की पढ़ाई के खर्चे बहुत होते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान खासतौर पे लोअर मिडिल क्लास और गरीब बच्चों के ऊपर आता है, जो एक बहुत बड़ी समस्या देश भर में बन गई है, जिसकी वजह से कई बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। तीसरा, एक जो मेरिट की बात की गई है, वो मेरिट एग्जैक्टली यहाँ से पिक होके नहीं आता। क्यों? जैसे हमने डिस्कस किया कि केवल जो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं वो चुन के आखिरकार आते हैं, इसमें जो बाकी कैपेसिटीज़ है उनकी वो जज ही नहीं होती। इट्स अ नैरो सेट ऑफ कैपेसिटीज़ विच आर फॉलोड। तो अभी जो टेस्ट सिस्टम है इंडिया में, वो एक नैरो सेट ऑफ कैपेसिटीज़ को ही जज करता है, वो फुल कैपेसिटीज़ को जज नहीं करता। ये मेन इसका क्रिटिसिज्म है। तो अभी ज़रूरी है हमें कि हम इसको रीस्ट्रक्चर करें और एक नया सिस्टम लेके आए। तो यहाँ जो राइटर है वो ये कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि पहले एग्जाम से पहले एक बेसिक सेट ऑफ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखना चाहिए। कि मान लो आप आईआईटी या नीट का एग्जाम दे रहे हो, तो इतना क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होना चाहिए कि 70% मार्क्स तो एटलीस्ट जो आएगा वो तो सबको लाने ही होंगे, उससे कम वाले तो अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। तो मान लो 70 से 80% आप ले आए, इसका मतलब हमने ये चेक कर लिया कि स्टूडेंट के पास एडिकेट बेसिक कैपेसिटी है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ये सब लगभग एक लेवल पे बराबर है, एजुकेशन लेवल पे हम बराबर कह सकते हैं। उसके बाद जो बच्चे एग्जाम पास करेंगे वो उस एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन बात यही है कि एलिजिबिलिटी होगी कैसे, क्योंकि 70% से ऊपर तो बहुत से बच्चे ले आएंगे। तो वहाँ ये कहते हैं कि अगर 10,000 बच्चे पास होते हैं और 2,000 सीटें ही हैं, तो उसके बाद जो बच्चे चुन के आए हैं, इस टेस्ट से क्वालिफाई हुए हैं, उनका एक रैंडमाइज सिलेक्शन होगा। रैंडमाइज मतलब या तो आप कंप्यूटर के थ्रू कह सकते हो, किसी भी तरीके से चुन के आप उनमें से रैंडमली सेलेक्ट करते हो कि इसका नंबर आ गया, ये नंबर के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा, ताकि इट इज़ मोर अबाउट चांस और ना कि भाई वो स्टूडेंट की कैपेसिटी नहीं है, उसके पास क्षमता ही नहीं थी, ऐसी बात नहीं। तो स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस को चोट नहीं पहुंचेगी, और एक रैंडम तरीके से जो बराबर के स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे, उनमें से कोई चुन के कॉलेजेस में आएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ ये भी है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो करप्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये करने के पीछे रीज़न ये बताया राइटर कि ऐसा करने पर स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, फैमिलीज़ के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, और आपको पता है आपको बेसिक क्राइटेरिया मैच करना है, उसके बाद तो किस्मत के भरोसे। बेसिक क्राइटेरिया मतलब आपको उस लेवल पे आना है, और वो लेवल पे आने के बाद वो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा, और इससे मेंटल, सोशल, इकोनॉमिक स्ट्रेस फैमिलीज़ के ऊपर कम होगा। इसमें एक ज़्यादा सेट ऑफ कैपेसिटीज़ आप टेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मल टेस्ट तो आप ले ही रहे हो, उसके अलावा आप और कुछ और भी ऐड कर सकते हो कि कोई थिंकिंग कैपेबिलिटी कैसी है, किसका इंटरेस्ट कहाँ पर है, किस तरह की क्षमताएं हैं, उसके हिसाब से आप रैंडमाइज सिलेक्शन में बाद में रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हो कि स्टूडेंट को लेना है। उसमें एक और क्राइटेरिया सेट करके, मान लो मैकेनिकल है ब्रांच में, किसी को लेना है, 70% मार्क्स चाहिए, प्लस जिसका इंटरेस्ट मशीन्स में है,
जो उस क्षेत्र को लेकर ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जिसने पहले उसके ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग काम किए हुए, उस क्राइटेरिया को भी ऐड कर सकते हो अपने रैंडमाइज सिलेक्शन में। तो रैंडमली जिन बच्चों का वो क्राइटेरिया ज़्यादा बेहतर होगा वो उनको पिक करेगा। तो इस सिस्टम से हम अपनी सोसाइटी को और ज़्यादा कलेक्टिवली कॉम्पिटेंट बता सकते हैं, ये इनका कहना है। मैं हालांकि इससे पूरी तरह एग्री नहीं करता क्योंकि इसमें करप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और कभी कभी चीज़ें आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। इट्स ऑल अबाउट चांस। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, पर इनका पॉइंट ये सही है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो कॉलेजेस हैं, वो सही लेवल से बिना किसी एक तरह के भेदभाव से बच्चों को चूज कर पाएंगे, जिनके पास एक ब्रॉड कैपेसिटी होगी। हम कैपेसिटीज़ के हिसाब से स्टूडेंट्स को लेंगे, ना कि एग्जाम में टेस्ट कितना दे रहे हो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट से आगे बढ़ते हुए उनकी क्वालिटीज़, उनकी जो बेसिक फैकल्टीज़ हैं उसके हिसाब से क्या उनका इंटरेस्ट एरिया, वहाँ से हम उनको चुनेंगे, ना कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन आंसर कौन कितना सही कर रहा है कितने गलत कर रहा है इसके हिसाब से। और ये जो एग्जाम्पल है ये दिए हैं इन्होंने कि भाई किस तरह आप क्वालिफाइंग स्किल्स को ये नहीं बोल सकते कि भाई यही मेरिट की निशानी है। तो जो भी बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रहा उन्हें पता होना चाहिए कि एटलीस्ट सिर्फ चांस की वजह से नहीं मिला। ये नहीं कि भाई वो उनके अंदर वर्थ ही नहीं है, उनके अंदर मेरिट नहीं है, वो बिल्कुल ही बेकार है, ऐसी कुछ नहीं फीलिंग आनी चाहिए, बल्कि चांस का गेम यहाँ पर होना चाहिए। ये स्कॉलर कह रहे हैं, ये उनका आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर। तो ये एक और बात इन्होंने की, हमें ज़रूरत है कि अपने सीट्स कॉलेज की कैपेसिटी बढ़ाएं और बाकी ग्रोथ करें उनमें, ताकि और से ज़्यादा बच्चे हमारे इन सेंटर्स में, इन कॉलेजेस में, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एंटर कर पाएँ। तो ये तो आर्टिकल हो गया जहाँ हमें एक एग्जांपल मिला कि भाई अगर हम कहें, अगर हम एजुकेशन पे एक ऐसे लिख रहे हैं तो हम किस तरह एक अल्टरनेटिव मॉडल डिस्कस कर सकते हैं कि ओके वी शुड गो बियॉन्ड क्वेश्चन आंसर के आगे बढ़ते हुए हमें ऐसा क्राइटेरिया सेट करना चाहिए जहाँ उनका इंटरेस्ट, जहाँ उनकी एजुकेशन, जहाँ उनका जो मेंटल एक्यूमेन है वो किस चीज़ को ज़्यादा सूटेड है वो भी टेस्ट किया जाए, और बाद में आप रैंडमाइज रूप से सेलेक्ट करो। तो वहाँ एक अल्टरनेटिव अपने ऐसे में, अपने आंसर्स में आप ऐड कर सकते हैं इस आर्टिकल से। अगले आर्टिकल पे आते हैं जो बात करता है ब्लूप्रिंट्स बियॉन्ड बॉर्डर्स सोलिस एंड शेल्टर। शशि थरूर का आर्टिकल है ये बात करते हैं कि क्या बदलाव होनी चाहिए वल्नरेबल सेक्शन, स्पेसिफिकली रिफ्यूजीज के बारे में। तो पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इस आर्टिकल में देखिए मुख्य रूप से ये बात कर रहे हैं कि ये एक प्राइवेट मेंबर बिल कुछ समय लेके आए थे पहले, जहां इन्होंने बात की थी कि भारत में रिक्वायरमेंट है कि जो असाइलम सीकर्स हैं या जो रिफ्यूजीज हैं उनके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। भारत में भी क्या सिस्टम है कि भारत में रिफ्यूजीज को लेकर कोई लॉ नहीं है। भारत ने किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को साइन नहीं किया रिगार्डिंग रिफ्यूजीज, और दुनिया में रिफ्यूजीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो उनका इस कहना था कि भारत जिस डेवलपमेंट की ओर देख रहा है, भारत अपने को विश्व गुरु की तरह देखता है, तो वहाँ हमें ऐसे लोगों को इंक्लूड करने का भी फोकस करना चाहिए। इन्होंने कहा आज दुनिया में 43 मिलियन से भी ज़्यादा रिफ्यूजीज हैं, लगातार कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, चाहे हम गाजा में देखें, चाहे हम म्यांमार में देखें, दुनिया भर में रिफ्यूजीज बढ़ रहे हैं। और आज 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे भी है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसके ऊपर बात करें। और इनका कहना है कि भारत के साथ खास बात है कि भारत का इतिहास ऐसा रहा है जहां हमने हमेशा से रिफ्यूजीज को जगह दी है। हिस्टोरिकली चाहे वो ज्यूज हों, जिनके साथ दुनिया भर में हर जगह इनके साथ भेदभाव किया गया, इनके खिलाफ हिंसा की गई। दुनिया में एक ही देश है जहाँ इनके साथ कोई हिंसा नहीं हुई, वो थी इंडिया। जब जोरेस्ट्रियंस ईरान से भागकर इंडिया आए, पर्शिया से भागकर, तो उनको इंडिया में जगह मिली। वो इंडिया के आज इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। चाहे हम ईस्ट बंगालीज की बात करें, चाहे तिब्बतन्स की बात करें, चाहे श्रीलंकन्स की बात करें, जो तमिल्स थे वहाँ से आए, या नेपाली या अफगानी, इन सबको हमने जगह दी है। और इसलिए इंडिया हमेशा रिफ्यूजीज को लेकर अपनी मैग्नानिमिटी या अपना बड़ा दिल रखता आया है। तो ज़रूरी है कि आज हम इस बात को समझें और जो रिफ्यूजीज हैं उनकी दुनिया को रिबिल्ड करने में हेल्प कर सकें। अभी भारत का प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, देखिए भारत ने इंटरनेशनली किसी भी ऐसे चीज़ को साइन नहीं किया, ना इधर इंडिया सिग्नेटरी यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन जो है उसको इंडिया ने साइन नहीं किया। दूसरा, ना इंडिया ने इसका 1967 प्रोटोकॉल को साइन किया है। देखिए इन प्रोटोकॉल्स के हिसाब से और इन रिफ्यूजी कन्वेंशन को साइन करने के बाद अगर किसी व्यक्ति को उसके देश में खतरा है और वो रिफ्यूज लेके आपके देश आ रहा है, और आपको पता है कि ये व्यक्ति अगर अपने देश वापस जाएगा तो उसकी जान को खतरा है, तो आप उस व्यक्ति को वापस नहीं भेज सकते, उसकी सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन भारत इसका सिग्नेटरी नहीं है। रिमेंबर, इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन एंड इट्स 1967 प्रोटोकॉल। तो इसलिए भारत के पास ऐसा कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं जहाँ आप कह दें भाई सरकार को आपको हमें जगह देनी पड़ेगी अपने देश में। भारत में ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं। तो शशि थरूर का ये कहना है कि हमें ज़रूरत है कि हम ऐसा प्रोविजन लेके आए। तो इन्होंने जब अपना बिल लाया था उन्होंने बताया था कि हमारी ड्यूटी है, राइट्स है कि हमें एक प्लेस देनी चाहिए जहाँ जो लोग प्रोसिक्यूशन से सफ़र कर रहे हैं, जो अपने देशों में बहुत खतरा झेल रहे हैं, उन्हें हमारे देश में जगह मिलनी चाहिए। इन्होंने कहा था कि ज़रूरत क्या है। देखिए इनके बिल को डिस्कस करना उतना रेलिवेंट नहीं है, पर क्या ये बातें करते हैं। इन्होंने कहा है कि इनका मेन मुद्दा ये है कि खासतौर पर रोहिंग्यास को 2017 में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा था कि उन्हें कुछ रोहिंग्यास को डिटेन कर ले गया था, क्योंकि वो उनको दर्जा दिया गया था कि ये लोग इलीगल इमिग्रेंट हैं। देखिए एक होता है रिफ्यूजी,
रिफ्यूजी व्यक्ति वो है जिसको अपने देश में जाने की क्षमता नहीं है, जहाँ वो गया तो उसकी जान जा सकती है, तो वो डिस्प्लेस्ड है। एक होते हैं माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो अपने देश से खुद अपनी इच्छा से काम करने कहीं और आए होते हैं। उन्हें लगता है कि इस देश में काम अच्छा मिल सकता है तो यहाँ आ जाते हैं। तो काम ढूंढने का तरीका ये है कि पहले आप वीज़ा के लिए अप्लाई करो, फिर उस देश में एंटर करो। इलीगल माइग्रेंट्स वो होते हैं जो बिना वीज़ा की इलीगली आपके देश में एंटर करते हैं काम की तलाश में। उनको अपने देश में काम मिल सकता है, कहीं और भी काम मिल सकता है, लेकिन वो और बेहतर सुविधाओं के लिए आते हैं या अच्छे काम की तलाश में आते हैं। जबकि रिफ्यूजीज वो हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो इंडियन गवर्नमेंट ने रोहिंग्यास को एज इलीगल माइग्रेंट्स क्लासिफाई किया हुआ है, और इसीलिए उनको डिटेन भी करने की क्षमता है और कहा है कि भाई ये गलत है और कि आप इंडिया में आ गए। ऑलरेडी बांग्लादेश में इनको इनके लिए कैंप्स बनाए गए थे। कॉक्सेस बाजार नाम का आइलैंड है वहाँ। अब देखिए पहले रोहिंग्यास है कौन से ये भी जान लेते हैं। रोहिंग्यास असल में कहाँ मिलते हैं? रोहिंग्यास हैं असल में म्यांमार में। ये म्यांमार में जो रखाइन प्रोविंस है वहाँ पे ये के बाशिंदे, वहाँ रहने वाले लोग हैं रखाइन प्रोविंस में। और ये हिस्टोरिकली पहले वेस्ट बंगाल से शिफ्ट करके म्यांमार में गए थे। तो ये बंगाली बोलते हैं और म्यांमार में बाकी लोग तो बंगाली नहीं बोलते, तो इनके खिलाफ ये कहा जाता था कि ये म्यांमारी सिटीजन है ही नहीं, ये बंगाली, इनको देश से निकालो। उनको निकाल दिया गया म्यांमार से बिना किसी उनके पास कोई कागजात, ना कोई पासपोर्ट। तो ये रखाइन प्रोविंस में इनका बेसिक जो इनका ओरिजिन पॉइंट है वहाँ। तो इसको बाद में बांग्लादेश ने अपने देश में कॉक्सेस बाजार एक जगह है जहाँ बहुत बड़ा एक रिफ्यूजी कैंप बनाया इनके लिए। पर इंडिया में जो इनकी एंट्री हुई है इसको लेकर काफ़ी विवाद रहा है। इंडिया ने 700 रोहिंग्यास को डिटेन भी किया गया है। और इनका कहना है कि जैसे रोहिंग्यास एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा चकमास और जो म्यांमारीज मिजोरम में उनके साथ भी दिक्कतें आई हैं। चकमास कौन है? तो चकमास वो लोग हैं, चकमा एंड होजांग दो ग्रुप्स हैं। चकमास एंड होजांग्स बोथ आर फ्रॉम चिटगोंग हिल। चिटगोंग हिल ट्रैक्ट कहाँ पर है? ये है बांग्लादेश में। तो चकमास मेनली बुद्धिस्ट होते हैं, होजांग्स हिंदूज होते हैं। और ये जब बांग्लादेश में चिटगोंग हिल के ऊपर आसपास बहुत ज़्यादा इनके साथ भेदभाव किए गए तो वहाँ से वो निकल कर इंडिया की तरफ आ गए थे। तो ये अभी जो चकमा से अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, इनको लेकर भी काफ़ी विवाद रहा। तो शशि थरूर ने कहा कि इनके लिए वो कह रहे हैं कि भारत में एक राइट टू सीक असाइलम होना चाहिए, कि अधिकार होना चाहिए कि आप असाइलम भारत में ले सको। इसके लिए ज़रूरी है भारत में एक नेशनल कमीशन फॉर असाइलम। और ये भी कि भारत में जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट है इसको फॉलो किया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट मतलब होता है कि किसी रिफ्यूजी को जिसकी जान को खतरा है, आप उसको वापस अपने देश जाने पर मजबूर नहीं कर सकते। आपका उसका राइट है कि वो आपके देश में शरण ले सके कि उसको खतरा है। लेकिन भारत में सुविधाएं नहीं है जो वो कह रहे हैं होना चाहिए। तो भारत में अभी क्या प्रोविजंस है? भारत में अभी जो प्रोविजंस हैं वो कई सारे हैं, लेकिन डायरेक्टली रिफ्यूजीज के लेकर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। देखिए भारत में एक फॉरेनर्स एक्ट है 1946 का। इसके तहत अगर आप एक इलीगल माइग्रेंट है तो आपको डिटेन किया जा सकता है। फिर अगर आपको भारत में रहना है, आप फॉरेनर की तरह, मान लो तिब्बतन्स इंडिया में रह रहे हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत वो रहते हैं, उनको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। फिर एक पासपोर्ट एक्ट है, फिर एक एक्स्ट्राडिशन एक्ट है जिसके तहत एक्स्ट्राडिएट कर सकते हैं आप, जहाँ से आए हैं वहाँ आपको वापस भेजा जा सकता है। फिर फॉरेन ऑर्डर है, बाकी फॉरेनर्स को आप एक साथ एलियन की तरह देखते हैं। तो कुछ लॉज हैं जो भारत में है: फॉरेनर्स एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर एक्ट, पासपोर्ट एक्ट, एक्स्ट्राडिशन एक्ट, फॉरेनर्स ऑर्डर 1948। इसके तहत ही जो भी विदेशी लोग भारत में आते हैं उनको गवर्न किया जाता है। कोई बिना वीज़ा के आया है तो इट्स ऑलरेडी अ क्राइम इन इंडिया। तो इसलिए कह रहे हैं कि भारत में इन चीज़ों से लड़ने के लिए एक एडहॉक मैनर है, कोई एक लॉ नहीं है कि भाई कोई अजाइलम सीख कर रहा है उसको आप कैसे सपोर्ट करोगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम उनके लिए एक सिस्टम बनाएं। ये तो अजाइलम कमीशन की भी बात करें, इनका कहना है कि हमें ज़रूरी है कि हम उनको बेसिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करें। इनका कहना है ये जिम्मेदारी है भारतीय सरकार की। कोई अगर अजाइलम लेने भारत में आ रहा है, कोई शरण लेने आ रहा है, तो उसकी स्थिति अगर बहुत ख़राब है एजुकेशनली और मेडिकली, तो उनको सुविधाएं दी जाएं और उनको इस तरह से एजुकेट किया जाए कि बाद में वो खुद से जॉब्स भी ले सके। और इसलिए ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत इसलिए भी है कि इससे भारत की जो इमेज है, भारत जो ग्लोबल अपने आप को एक लीडर की तरह देख रहे हैं, वहाँ बड़ी जिम्मेदारी है कि भारत ऐसा कुछ करे। और 2 लाख रिफ्यूजी से ज़्यादा भी भारत में है। और खासतौर पर रोहिंग्यास को लेकर जो विवाद रहा है उसको लेकर कहा है इन्होंने कि ह्यूमैनिटेरियन और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे स्टैंड लेके भारत को खड़ा होना चाहिए और हमें रिफ्यूजीज़ के साथ खड़ा होना चाहिए, उनके अगेंस्ट नहीं। तो ये रिफ्यूजीज़ की बात थी। और इसको लेकर जो कोर्ट के कुछ निर्णय हैं वो भी हमें पता होने चाहिए। जैसे 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी व्यक्ति भारत में रह रहे हैं, चाहे किसी भी देश के हों, उनके पास जो हमारा गोल्डन ट्राइंगल है, आर्टिकल 20, 14 और 21, ये तीनों का राइट्स उनको मिलता है। प्लस जो चकमा से उनका अरुणाचल प्रदेश से हटाया जा रहा था उनको भी हटाने पर रोक लगाई थी कोर्ट ने। तो उन्होंने कहा था कि स्टेट किसी को फोर्सिबली अजालम सीकर को भगा नहीं सकता जब तक ग्रांट, मान लो किसी व्यक्ति ने अजालम की डिमांड की, जब तक उसको या अजालम ग्रांट हो या उसको रिफ्यूज़ किया जाए,
तब तक पीरियड में उसको कोई वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ से हटा नहीं सकते, एक कोर्ट की जजमेंट थी। तो इसलिए भारत सरकार को ज़रूरी है कि इन सब का ध्यान रखते हुए हमें एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच रखते हुए एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए जहाँ हम जो असाइलम सीकर्स हैं, जो रिफ्यूजीज हैं, उनको अपने देश में जगह दे पाएँ इन द लार्जर कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, ये बातें हो गई जनरली जो रिफ्यूजीज हैं उनके बारे में। अब आगे बात करते हैं एक स्पेसिफिक रिफ्यूजी कम्युनिटी के बारे में जो भारत में रह रही है, अबाउट तिब्बतन्स। तिब्बतन्स अभी न्यूज़ में क्यों है? देखिए, तिब्बतन गवर्नमेंट, तिब्बत कहाँ पर है? तिब्बत है चाइना में। चाइना में क्विंग डायनेस्टी हुआ करती थी 1910s के आसपास चाइना में। उनके जाने के बाद दलाई लामा जो थे वहाँ के, उनके अंतर्गत तिब्बत ने एक तरह से अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन चाइना इसको मानने को तैयार नहीं था। 1950s में जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उन्होंने अटैक करके तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया था, और उसी समय 1959 के आसपास दलाई लामा अपने कुछ जो उनके भक्त कह सकते हैं, जो उनके लोग हैं, उनके साथ इंडिया में एंटर हुए थे, और तब से वो इंडिया में है। तो तिब्बत के ऊपर आज चाइना का कब्जा है, और तिब्बत की जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, यानी वो भारत में रहकर भारत के धर्मशाला में उनका ऑफिस है, धर्मशाला में ही उनका जो दलाई लामा है वो भी धर्मशाला में रहते हैं, और वहीं से उनकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलती है। एग्जाइल में सरकार चल रही है, तो वो इंडिया में है, और इंडिया में कई सारे रिफ्यूजीज तिब्बत से लगातार आए। और यह आर्टिकल बात करता है उसी के बारे में कि भारत में तिब्बतन्स को लेकर बहुत अनसर्टेनिटी है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्या आया, धर्मशाला में ही नैन्सी पेलोसी और अमेरिका का एक पूरा गुट आया था इनसे मिलने, जिसको लेकर चाइना को भी बहुत दुख हुआ है कि भाई कैसे चले गए, तो इसलिए ये मुद्दा न्यूज़ में था। तो यहाँ बात करते हैं तिब्बतन का स्टेटस इंडिया में क्या है। तिब्बतन्स इंडिया में 1950 से रह रहे हैं, और 59 में आए थे, उसके बाद से लगातार इंडिया में रह रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ तिब्बतन्स। अब लेकिन ये तीसरे जनरेशन तक जा चुके हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि भारत में जो सिटीजनशिप लॉ है, और इंडिया यूएन कन्वेंशन का रिफ्यूजी का मेंबर भी नहीं है, कन्वेंशन साइन भी नहीं किया हुआ, तो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और इंडिया में जो तिब्बतन्स रहते हैं, उन्हें इंडिया में रहने के लिए एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है अंडर फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1946 और रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स रूल, जिसकी बात अभी हमने पहले की कि भाई अगर आपको इंडिया में रहना है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। और ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पाने के अलावा उनको मान लो इंडिया से बाहर नेपाल जाना है या किसी और देश में जाना है घूमने, तो वहाँ के लिए, वहाँ जाने के लिए जैसे पासपोर्ट मिलता है, तो इंडिया में कोई फॉरेनर रह रहा है, अपने देश जा नहीं सकते, उनको बाहर जाना है, उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए? उसके लिए उनको दो चीज़ें चाहिए, एक होता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आईसी, और एक स्पेशल एंट्री परमिट। तो अभी तक जो सिस्टम था, चाहे आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बात करें या आइडेंटिटी सर्टिफिकेट की बात करें, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। 2016 में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इन्होंने इसको काफ़ी रेगुलराइज कर दिया, ऑनलाइन अब ये अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल तक के लिए इसको एक्सटेंड भी कर दिया गया था कि आप उतने टाइम तक रह सकते हैं। और भारत की एक पॉलिसी है द तिब्बतन रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, जिसके तहत भारत में 2009 में लगभग 1,10,000 तिब्बतन रिफ्यूजीज रह रहे थे, लेकिन आज उनकी संख्या घट के 73,000 ही रह गई है, या उससे भी कम हो गई, क्योंकि बहुत सारे तिब्बतन्स बाहर के देशों में जाकर वहाँ की नागरिकता ले रहे हैं। इसको लेकर काफ़ी असंतोष है तिब्बतन पॉपुलेशन जो इंडिया में रहती है, और इन्होंने कहा कि हाँ, भारत को अपनी पॉलिसीज़ में बदलाव करने की ज़रूरत है। इनका कहना है कि 2015 में जो एनडीए गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक 40 करोड़ का ग्रांट एड दिया था कि भाई जो सीटीआरसी है, यानी जो सेंट्रल तिब्बतन रिलीफ कमेटी है जो इनके ऊपर काम करती है रिफ्यूजीज के ऊपर, इनको सपोर्ट करने के लिए भाई 40 करोड़ दिया आपने। हमने बोला कि भाई इस एरियाज में और जो सुधार की जरूरत है वो करें, लेकिन लगातार रिफ्यूजीज की नंबर्स गिर रहे हैं, और वो कंसंट्रेटेड कुछ राज्यों में ही है, हिमाचल, कर्नाटक, अरुणाचल, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और लद्दाख में। वजह ये है कि ये माइग्रेट क्यों कर रहे हैं? तो माइग्रेट इसलिए कर रहे हैं कि इनको अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी अनसर्टेन है। एक तो भारत में कोई लीगल लॉ नहीं रिफ्यूजीज को लेकर, प्लस जो ये बाहर जाते हैं वहाँ वहाँ जाके सिटीजनशिप लेते हैं, क्योंकि इंडिया में भी कंसिस्टेंटली इंडिया ने मान लिया है कि तिब्बत चाइना का पार्ट है, उसके खिलाफ इंडिया ने आवाज़ नहीं उठाई, वो भी एक बात है। हालांकि इंडिया को अपना घर मानते हैं, लेकिन समस्या ये है कि जैसे इंडिया में है, और 2013 के बाद से किसी को मान लो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनाना है, तो अब तो ऑनलाइन हो गया, लेकिन पहले बहुत दिक्कतें आती थी, काफ़ी डिलेज होते थे। तो तिब्बतन्स के लिए इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जाना या बाहर जाना काफ़ी मुश्किल वाला काम आ गया है। तो उनका ये कहना है कि यहाँ सब कुछ टेम्पररी है, क्योंकि वो फॉरेनर है तो इंडिया में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। अगर वो इंडिया के सिटीजन बन जाए तो वो उन कई जो उनके कैंप्स हैं वहाँ नहीं जा सकते। और उनका कहना है कि लगभग आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो इनकी थी वो अब बाहर की सिटीजनशिप ले चुकी है, और इसी वजह से गवर्नमेंट को इसमें चेंजेस की ज़रूरत है। क्योंकि कई तिब्बतन्स ने, जैसे इंडिया में लॉ ये है कि अगर इंडिया में कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक पैदा हुआ है, तो दे आर सिटीजन्स बाय बर्थ। अब तो प्रोविजन नहीं है, 1987 तक ही था। तो कई तिब्बतन्स ने इंडिया में सिटीजनशिप भी ली है इसके हिसाब से कोर्ट जाकर, लेकिन फिर भी अभी तक
काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं उनको, खासतौर पे पासपोर्ट्स को लेकर, सर्टिफिकेट्स को लेकर। तो ये ज़रूरी है कि पहले तिब्बतन्स के बारे में इंडिया में अवेयरनेस बढ़ाई जाए, पहले अवेयरनेस बहुत कम है। इन्होंने कहा कि हम वो करते हैं कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने हमें जगह दी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट तिब्बत को चाइना का पार्ट मान रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गलवान क्लैश के बाद से ही या काफ़ी समय से दलाई लामा से कोई मीटिंग नहीं की है। जो एक ऑल इंडिया पार्लियामेंट्री फोरम था तिब्बत के लिए भारत का, 1970s में बना था, उसके बाद से लेकिन उसमें कुछ बदलाव नहीं किए गए और अभी तक कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया उस एरियाज़ में भी। तो लगातार इनका कहना है कि अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें बदलाव की सख्त ज़रूरत है। अगर हम अनसर्टेनिटी को खत्म नहीं करेंगे तो तिब्बतन्स लगातार इस तरह से समस्याओं को झेलते रहेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तिब्बतन्स के लिए सबसे पहले आप एक गवर्नमेंट प्रोसीजर लेके और क्लैरिटी रखो कि भाई क्या तरीका है, किसके थ्रू या वो सिटीजनशिप ले सकते हैं या उनके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो याद रखिए, ये तिब्बतन्स की बात हो गई। कहाँ हैं? धर्मशाला में। उनकी गवर्नमेंट इन एक्साइल है, अभी न्यूज़ में थे। तो ये मैंने 3 आर्टिकल डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग पीडब्ल्यू ओनली आईएएस एंड हैव अ नाइस डे।